हाँ जी बेटा। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेफ्टी इन बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी इन बायोटेक्नोलॉजी? जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी होती है या लैब कंडीशंस के अंदर हम शुरू करते हैं, तो इसके लिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले जो इंसान खुद काम कर रहा होता है, तो उसको सेफ्टी की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब वो जो है चीज़ या टेक्नोलॉजी या पेटेंट जो चीज़ भी है वो ट्रांसफ़र होती है, मार्केटिंग होती है, तो वो भी देखा जाता है कि आया ह्यूमन रिस्क तो नहीं है। अच्छा, बायोसेफ्टी ज़ाहिर बात है, बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो इसको वर्ड बायोसेफ्टी ही कहा जाएगा। ठीक है बेटा। बायोसेफ्टी मीन्स द नीड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट। तो इस जो है सेफ्टी के अंदर क्या होता है कि 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है या सुपीरियर है वो ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन को तो कोई रिस्क नहीं है, ह्यूमन हेल्थ को तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर एनिमल हेल्थ आ जाता है, क्योंकि एनिमल भी आप लोगों के साथ एसोसिएट हैं, इस एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट हैं। एनवायरनमेंट को ये बैलेंस को जो है एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि यही एनवायरनमेंट हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तमाम चीज़ें हमें प्रोड्यूस करके दे रहा होता है या हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है थ्रू द फूड चेन। तो इन चीज़ों को देखना होता है, इन सब चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है, ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उन तमाम प्रोडक्ट्स की स्टडी की जाती है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के में जो है बनाए जा रहे हैं या उन पे काम किया जा रहा है, तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, बायोसेफ्टी डिफाइंस द कंटामिनेंट कंडीशंस अंडर विच इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन बी सेफली मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो बायोसेफ्टी का मकसद क्या होता है कि वो कंटामिनेटेड कंडीशन जिस पे आप लोग काम करते हैं या जिसमें वो तमाम खतरनाक एजेंट्स, व्हाट डू मीन बाय एजेंट्स? एजेंट्स का यहाँ पे मकसद जो है वो फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, कैन बी सेफली मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो उसको हम मैनिपुलेटेड कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और सेफली काम कर रहे हैं, यानी कि वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, फिजिकल पैरामीटर्स कंट्रोल्ड हैं। तो इस इन्वायरमेंट से जो है हम प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो बायोसेफ्टी कहलाता है। और ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। व्हाट डू मीन बाय कंटामिनेट? हमारे पास कंटामिनेट के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट लोगों का इसके अंदर थ्योरीज हैं। कंटामिनेशन का मकसद ये होता है कि एक इन्वायरमेंट में या एक चीज़ के अंदर किसी चीज़ का एडिशन हो जाए। ठीक है, तो वो कंटामिनेशन कहलाती है। जस्ट लाइक हम फूड स्टफ बनाते हैं, फूड बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर एडिशन हो जाए किसी माइक्रोब की, माइक्रो जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ग्रो करे या उस पर वो माइक्रोब खुद ग्रो करे और वो कंटामिनेटेड कर दे, टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर दे, तो ये कंटामिनेशन कहलाती है। इसी तरह वाटर कंटामिनेशन होती है, इसी तरह जो है बाकी कंटामिनेशन है, यानी कि एडिशन ऑफ समथिंग, एडिशन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड स्टफ इन एनी कंपाउंड। ठीक है, तो वो कोई कंपाउंड भी हो सकता है, वो फूड स्टफ भी हो सकता है, यानी कि वो एक मैटर भी हो सकता है। ठीक है, वो लिक्विड चीज़ भी हो सकती है। तो वो तमाम चीज़ें जिसमें कुछ चीज़ एडिशन हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो या टॉक्सिक कंपाउंड हो, तो वो कंटामिनेटेड कहलाता है। ठीक है, द सेफ्टी मेयर्स विच प्रिवेंट द स्केपिंग ऑफ जीईओ इज GEOs from the laboratory are called contaminant. ठीक है, what do you mean by GEOs? genetically engineered organisms. ठीक है, they help to destroy harmful GEOs within the laboratory itself, hence there is no chance for the microbes come out of the laboratory. ठीक है, कंटामिनेट यानी कि इस तरह के कंटामिनेट्स में हम कोई माइक्रोब जिसके लिए कोई चांस ना हो वो बाहर आए। ठीक है, और इसके अलावा दे हेल्प टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जीओज विद इन द लेबॉरेटरी इटसेल्फ। और जो है कंटामिनेशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म बाहर ना आए और उन्हीं ऑर्गेनिज्म को अंदर ही खत्म कर दिया जाए जिस पे हम काम कर रहे हैं। जिस लाइक एक वायरस है, वायरस आउटब्रेक ना हो, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो है कंटामिनेशन या इन्फेक्शन बाहर ना जाए, या जो है फंजाई है तो फंजाई पे काम कर रहे हैं तो वो भी हम अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दें, लैब के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दें या लैब के अंदर ही इस पे मैनिपुलेटेड करें, काम करें, लेकिन ये चीज़ बाहर आउटब्रेक ना हो। ठीक है, इन यूएसए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सेट अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो ये एक
जो है यूएसए वगैरह में एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नाम से है, जिसका काम ही यही होता है कि वो इन चीज़ों को देखती है। ठीक है, ये तो यूएसए के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह कमेटीज बनी हुई हैं। अच्छा, अब हर कमेटीज़ के अपने अपने जो हैं वो पॉलिसीज़ होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन कुछ जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस होती हैं वो बिल्कुल कॉमन होती है। जिस तरह DRAC जो आप ऊपर जो है वो कमेटी पढ़ के आए हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जो है वो पॉलिसी या गाइडलाइन को जो है वो रिकमेंडेड किया। वो क्या गाइडलाइंस थी, वो तकरीबन तमाम ममालिक के लिए जो है वो वही कंडीशन से, वही रिकमेंडेशन से। ठीक है, तो किस तरह हैजर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स को लिमिट्स के अंदर रखा जाए, कितने खतरनाक डिजीज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं अगर आउटब्रेक हो जाए, जस्ट लाइक ये कोविड-19 है। ये भी आउटब्रेक हुआ है, आउटब्रेक होने से कितनी तबाही जो है तबाही मचा दी, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ गया, इकोनॉमिकली भी और ह्यूमन हेल्थ रिस्क भी। ठीक है, अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटामिनेशंस, फिजिकल कंटामिनेशंस एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं physical contaminants. Physical methods being adopted inside the laboratories to prevent escaping of GEOs to the environment are called physical. फिजिकल कंटामिनेशंस को किस तरह ख़त्म किया जाता है, यानी कि हम लैब के अंदर ही इस तरह के मेथड्स को यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से GEOs ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वो फिजिकल कौन से मेथड्स हैं वो आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी इस पर काम कर चुके हैं आई थिंक। ठीक है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से फिजिकल मेथड है जिसकी वजह से हम उन कंटामिनेशंस को, उन माइक्रोब्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड यूज़ किया मैंने, किल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो किल नहीं होते, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिस तरह फंजाई है, बैक्टीरिया है और बाजुकात वायरस भी है, तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन किल नहीं होते। अच्छा, उन फिजिकल कंटामिनेशन, फिजिकल जो है वो कौन कौन से कंटामिनेशन हटाने के या रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है। एयर फिल्ट्रेशन। ठीक है, एयर फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन लाइट्स, स्टरलाइजेशन लाइट्स का मकसद ये यूवी लाइट्स वगैरह है जो कि स्टरलाइज कर देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, डीएक्टिवेटेड कर देते हैं या ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल की फॉर्म में इसको जो है हम कर सकते हैं। वेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट डिस्पोजल? कुछ जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो हाई फाई कंट्रीज हैं, वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल को भी जो है इनसैनिटेशन किया जाता है, यानी कि हाई फ्लेम पे, हाईली जो सबसे ज़्यादा फ्लेम होती है उसके अंदर उसको डिस्पोजल को जो है वेस्ट डिस्पोजल को जो है इंसर्ट कर दिया जाता है और हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न किया जाता है। ठीक है, जिसको इंसिनेटर भी कहा जाता है। इंसिनेटर, इंसाइनेटर जो होता है वो इसमें जो है सबसे ज़्यादा हाईली टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्टिव हैंडलिंग। और जो है प्रोटेक्टिव हैंडलिंग का मकसद ये है कि फुल ऑफ द प्रोटोकॉल, यानी कि लैब के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए तो इन चीज़ों से जो है वो बचा जा सकता है। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। What do you mean by air filtration? The exhaust air from the laboratory is filtered throughout exhaust filters. अच्छा, अब आपको पता है कि जिस तरह एग्जॉस्ट फैन होते हैं, हर रूम्स के अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, तो क्या होता है कि एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम द लेबोरेटरी इज फिल्टर्ड थ्रू आउट एग्जॉस्ट। तो क्या किया जाता है कि लेब्स के अंदर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को फोकस किया जाता है कि जितने भी एग्जॉस्ट हैं उनको फिल्ट्रेट किया जाए। ठीक है, फाइनली, बहुत ज़्यादा फाइनली उसको फिल्ट्रेट किया जाए और जो है एग्जॉस्ट फिल्टर्स से जितने भी कंटामिनेशंस हो उनको रिमूव किया जाए बाद में। इट प्रिवेंट्स द एस्केपिंग ऑफ जीईओज फ्रॉम द लेब। ठीक, सेकंड आ जाता है स्टरलाइजेशन लाइट्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स which emits UV lights are fitted in the lab in the laboratory to sterilize the work areas and expose surfaces of the lab. ठीक है, तो फ्लोरेसेंट जो है वो ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूवी लाइट्स को इमिट करता है, या इनके यूवी लाइट्स के थ्रू क्या होता है कि सरफेस पे जितनी भी कंटामिनेशन होती है, ठीक है, वो चाहे फ्लोर सरफेस हो या डिवाइस सरफेसेज हो, कोई भी सरफेसेज हो, तो वहाँ पे जितनी भी कंटामिनेशन होगी, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, दिस टेक्निक डिस्ट्रॉय माइक्रोबियल कंटामिनेट्स इनसाइड द लेब। तो क्या होता है कि इनसाइड जो लेब के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो जो हैं इससे क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डीएक्टिवेट हो जाती हैं।
अच्छा, नंबर थर्ड है वेस्ट डिस्पोजल। All waste coming from the laboratory are sterilized by autoclaving or by incinerating। अच्छा, इंसाइनरेटिंग मैंने आपको बता चुका। इंसाइनरेटिंग क्या होता है, जिसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा हाई फ्लेम, यानी कि फ्लेम के अंदर, यानी कि फायर के अंदर बहुत बड़ी आग होती है इंसाइनरेटर के अंदर, तो उसके अंदर जो है तमाम डिस्पोजल को डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो इंसाइनरेटर के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो जल जाती हैं, उनकी राख बन जाती है। अच्छा, तो ये इसके जो है डिस्पोजल जो है वेस्ट डिस्पोजल को जो है क्या किया जाता है, डिसकंटामिनेट किया जाता है। अच्छा, ऑटोक्लेविंग का आपको पता है, ऑटोक्लेव आप लोगों ने शायद यूज़ भी किया हो, हमारे लैब में ऑटोक्लेव है। ठीक है, ऑटोक्लेव पे क्या करते हैं, 121 सेंटीग्रेड पे जो है हम क्या करते हैं, टेम्परेचर पर ऑर्गेनिजम्स और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो वो चाहे फिर वो टेस्ट ट्यूब हों, चाहे वो पेट्री प्लेट्स हों, या वो तमाम इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हों जो आप लोग हैंडल करते हैं, उन तमाम को जो है वो उस पर रखा जाता है। ठीक है बेटा। तो इससे क्या होता है कि तमाम जो कंटामिनेशंस हैं वो स्किप हो जाती हैं, वो उसके अंदर जो हैं वो रीग्रो नहीं कर पाते फिर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोटेक्टिव हैंडलिंग। प्रोटेक्टिव हैंडलिंग में आपको जिस तरह बता चुका हूँ कि इंसान को जो है वो तमाम पॉलिसीज़ को, एसओपीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है, जो कि लैब में आप लोग जाते हैं, जस्ट लाइक आप लोग केमिस्ट्री के लैब में जाते थे, तो आप लोगों को यानी कि इस चीज़ पर का अवॉइड करवाया गया, इस चीज़ पे आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन की गई कि तो आप लोग विदाउट लैब कोट नहीं आ सकते। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव हैंडलिंग है, ये भी एक जो है लैब का जो है बेसिक प्रोटोकॉल है। अच्छा, persons working in the laboratory must follow certain techniques to avoid contamination and to prevent escaping of microbes। तो जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, लेब्स के, उनको फॉलो करना होता है ताकि कम से कम जो है कंटामिनेशन हो, कंटामिनेशन को अवॉइड किया जाए, और माइक्रोब्स को, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स को हैं वो हम ना लेके आए कहाँ पे, जहाँ पे वर्किंग है या लैब के अंदर। शायद आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में, आप, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फुल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है, हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी है। ठीक है, जब हम बाहर से मूव करते हैं अंदर की तरफ, यानी कि लैब की तरफ, यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी पे या हमारे क्लोथ्स पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द पर्सन्स मस्ट वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर एक क्लोथिंग होती है, वेयरिंग द जो है लैब कोट है, गोगल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, और इसके अलावा ग्लव्स होते हैं, डिस्पोजल ग्लव्स भी होते हैं, और इसके अलावा सर्जिकल ग्लव्स भी होते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बिफोर एंटरिंग द वर्क एरिया, इट शुड नॉट बी कैरिड आउटसाइड। ठीक है, माउथ पाइपेटिंग शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, माउथ पाइपेटिंग का एक कॉन्सेप्ट था कुछ अर्सा पहले के, जो पाइपेटिंग की जाती थी, ठीक है, वो माउथ के थ्रू की जाती थी। तो माउथ के थ्रू पाइपेटिंग से क्या होता था कि कुछ सॉल्यूशन या कुछ सॉल्वेंट्स जो होता था वो इंसान की जो है हलक तक या थ्रोट तक पहुंच जाता था, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। तो इस तरह की जो है तमाम चीज़ों से अवॉइड किया जाए ताकि आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके लैब के अंदर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे बायोलॉजिकल कंटामिनेट। व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजिकल कंटामिनेट, यानी कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ जीईओस और माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स। यानी कि हम बायोलॉजिकल पर्पस के लिए या बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करें, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें, ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ करें, तो उसके थ्रू भी हम कंटामिनेशन जो है उस कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन मेक्स द ऑर्गेनिजम्स अनएबल टू सर्वाइव इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को अनएबल कर देता है सर्वाइव, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर इन्वायरमेंट में। इट प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ वेक्टर डीएनएस to the organisms outside the laboratory by the usual conjugation, transformation and translation। ये आपको पता है कि 3 मेथड्स होते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, रिप्रोडक्शन के, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। ये आप तमाम बच्चों को पता होगा, तो मुझे ये जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा,
Bacteria which cannot grow outside unless suitable nutrients have to be supplied are used for gene manipulation. इसके अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आप लोगों को मेरे ख्याल में बता दिया जाए, ठीक है। तो इस पे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बताया गया होगा, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, सच बैक्टीरिया मेड बाय इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं, जिस तरह बीटी हैं यानी कि बेसिलस थर्नजेनेसिस है, कि इकोलाई है, तो इस तरह के बैक्टीरिया क्या होते हैं, दिस इज अ म्यूटेंट बैक्टीरिया। इसके अंदर चेंज लाई जा सकती है बैक्टीरिया के अंदर। इसके जो है बैक्टीरिया के अंदर जो हम डीएनए को एज अ वेक्टर तो यूज कर सकते हैं, ठीक। सर्वाइव ओनली इन द कल्चर, और ये जो है सर्वाइव करते हैं कल्चर में, कल्चर यानी कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ में। अच्छा, अब आ जाते हैं बायो सेफ्टी लेवल। व्हाट डू मीन बाय बायो सेफ्टी लेवल? डिफरेंट लेवल होते हैं बायो सेफ्टी के, ठीक है। यानी कि लेब के लेवल, एक लेब्स होती हैं वो लेवल 1 की होती है, और जो हाईएस्ट लेवल होती है वो लेवल 4 की। तो हर लेब के जो है अपने अपने प्रोटोकॉल है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये फेमस है कि पाकिस्तान के पास लेवल 2 और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 की लेब्स हैं, लेवल 4 की लेब यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ, पाकिस्तान के बाद लेब 4 भी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, वो जो है किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, वो हमारे अंडर में नहीं है, यानी कि साइंटिस्ट के या रिसर्चर के अंडर पे नहीं है। वो जो है आर्मी वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, यानी कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो हमारे पास लेवल 4 की लेब्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास जो अप्रोच है, रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो लेब जो है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक अप्रोच, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 तक अप्रोच दी जाती है, लेवल 4 तक अप्रोच नहीं दी जाती। अच्छा, biosafety level is the level of the biocontaminated precautions required to isolate dangerous biological agents in an enclosed facility. बायोसेफ्टी लेवल क्या होते हैं? बायोसेफ्टी लेवल ये होते हैं कि हम क्या करते हैं कि 4 टाइप्स के लेब्स होते हैं जहाँ पे हम आइसोलेट करवाते हैं डेंजरस बायोलॉजिकल एजेंट्स। डेंजरस बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि जानलेवा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आप इस तरह समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो सकते हैं, और जिसकी वजह से ह्यूमन रिस्क बहुत ज़्यादा हाईली होता है। अगर बिलफर्ज इंसान मर भी नहीं जाता, अगर नहीं मरता तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉज कर लेता है, और इंसान जो है वो पैरालाइज हो सकता है। और क्या होता है इसके अलावा, इंसान के अंदर जो है एक्टिविटीज़ या एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो काज ऑफ डिस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इस तरह के एजेंट्स लेब के अंदर इनको जो है वो आइसोलेट किया जाता है, उन पर काम किया जाता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेट रेंज फ्रॉम द लोएस्ट बायोसेफ्टी लेवल 1 टू द हाईएस्ट एट लेवल 4। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक इसके जो हैं डिफरेंट लेब्स होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 1 बायोसेफ्टी लेवल 1। अच्छा, बायोसेफ्टी लेवल 1 is suitable for work involving well characterized agents not known to consistently cause disease in healthy adult humans and of minimal potential hazards to laboratory personnel and the environment। तो लेवल 1 जो होती है वो लोएस्ट लेवल होती है। इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जो हैं हैज़र्ड्स नहीं होते, ना लैब के अंदर इतने ज़्यादा हैज़र्ड्स होते हैं, ना लैब के इतने जो हैं प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, ना इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये इतना जो है वो डेंजरस नहीं होता, ठीक है। इट इंक्लूड सेवरल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर जस्ट लाइक नॉन पैथोजेनिक इकोलाई है। इकोलाई के दो टाइप्स हैं, पैथोजेनिक इकोलाई भी होता है और नॉन पैथोजेनिक इकोलाई भी होते हैं, यानी कि इसके स्ट्रेन डिफरेंट है। अच्छा, इसके अलावा सेल कल्चर है, सम सेल कल्चर हैं एंड नॉन इन्फेक्शंस बैक्टीरिया। तो इसके अंदर सेवरल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं जिस पे ये काम किया जाता है, जो कि हैं तो काज ऑफ डिजीज तो है, ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है बेटा, काज ऑफ डिजीज तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जो हैं वो डेंजरस नहीं होते। आगे चलते हैं, बायोसेफ्टी लेवल 2। अच्छा, it is also similar to biosafety level 1 and is suitable for work involving agents of moderate potential hazards to personal and environment। क्या होता है कि जो लैब के अंदर पर्सनल काम करते हैं उन के लिए भी मॉडरेट हैजर्ड्स होते हैं, यानी कि मोर देन बायो सेफ्टी लेवल 1, यानी कि सेफ्टी लेवल 1 से थोड़ा ज़्यादा होते हैं लेकिन मॉडरेट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, काज ओनली माइल्ड डिजीज टू ह्यूमंस
आर डिफिकल्ट टू कॉन्टैक्ट वाया एरोसोल इन लैब कंडीशंस। तो ये जो होते हैं जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए है, बी है और सी है, तो ये डिजीज इसके अंदर जो है आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये माइल्ड डिजीज क्या होते हैं? जी बेटा कोई बताएगा आप लोगों में से? आप थोड़ा, आप लोग भी जो है वो, जी सारे बच्चे सो गए क्या? जी बेटा, व्हाट डू मीन बाय माइल्ड डिजीज? ये अल्लाह, आप लोग आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा मेरी? आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर। व्हाट डू मीन बाय माइल्ड डिजीज? यस सर। माइल्ड डिजीज क्या होते हैं? सर जो शायद ज्यादा खतरनाक नहीं होते, जो फेटल नहीं कॉज करते। ठीक है, माइल्ड मे डिजीज बी। का मकसद ये होता है कि वो डिजीज जो कि एलर्जी काज करते हैं। ठीक है, एलर्जिक होते हैं लेकिन इससे इंसान की जान नहीं जा सकती, इससे इंसान नहीं डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जी हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो है इंसान मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ज्वाइंट्स पेन हो सकता है। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं वो इस लेवल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जाता है? तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को ज़्यादातर जो बॉर्डर लाइनिंग होती है मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बॉर्डर लाइन पे जितने भी जो आर्मी के लोग होते हैं या वो एरियाज जहाँ पे वो काम कर रहे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि एक्टिविटी को मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, lay personnel have specific training in handling pathogenic agents and are directed by scientists with advanced training। होता क्या है, तो इस तरह की कंडीशंस में जाहिर बात है इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, एलर्जिक हो या स्किन डिजीज हो या इन्फेक्शियस डिजीज हो। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान को जो है डिस्टर्बेंस कर देती है। तो इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी करवाई जाती हैं और इस तरह के पैथोजन एजेंट्स को किस तरह हैंडल किया जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो वो लैब के जो साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर होते हैं, तो उनसे एडवांस ट्रेनिंग की जाती है ताकि इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एक्सेस टू द लेबोरेटरी इज लिमिटेड व्हेन वर्क इज बीइंग कंडक्टेड। ठीक, अच्छा तो क्या होता है कि इस तरह की लैब्स की यानी कि लेवल 2 की लैब्स जो होती हैं वहाँ पे जो है एक्सेस नहीं दिया जाता। ठीक है, क्यों एक्सेस नहीं दिया जाता? जब काम हो रहा होता है, जब उन ऑर्गेनिज्म पे काम हो रहा होता है, तब यानी कि रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं। यानी कि हर वक्त काम नहीं हो रहा था, बाज़ औक़ात कुछ सेशंस के अंदर उसको काम स्टार्ट किया जाता है, तब जाके क्या किया जाता है कि उस जगह को लिमिटेड किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, और हर किसी को वहाँ पे एक्सेस नहीं दिया जाता जब उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हों या उसको आउटब्रेक किया जा रहा हो या काम किया जा रहा हो। अच्छा, एक्सट्रीम प्रिकॉशंस आर टेकन विद कंटामिनेटेड शार्प एटम्स। ठीक है, तो बहुत ही हाईली एक्सट्रीम यानी कि प्रिकॉशंस को जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है, जब कंटामिनेट्स पे काम किया जा रहा हो, ठीक है, या किसी इस तरह के शार्प एटम्स हो तो उस पर काम किया जा रहा हो, तब एक्सट्रीम प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 यानी कि लैब 3 के क्या कानून होते हैं। दिस लेवल इज applicable to clinical, diagnostic, teaching, research or production facilities in which work is done with indigenous or exotic agents which may cause serious or potentially lethal disease after inhalation। ठीक है, जब इंसान ऑक्सीजन की तरह इनहेल कर लेता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को, अब जस्ट लाइक इन्वायरमेंट फुल ऑफ कंटामिनेट हो चुका है, ठीक है, या स्पेसिफिक एरिया फुल ऑफ कंटामिनेट हो चुका है, और ऑक्सीजन के साथ जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, किसी जहरीली गैस को, तो क्या होता है कि हमें लीथल डिजीज हो रहा है, या हम जो है हाईली हमें जो है वो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो होती है कंडीशंस वगैरह, तो यहाँ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जब यूज़ किया जाता है तो वो लैब 3 के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स पे काम होता है। ठीक है, वो क्लिनिकल हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक, टीचिंग, रिसर्च और प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म पे भी काम हो रहा होता है बायो लैब के अंदर। ठीक है, और जो है इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, इस पे कौन कौन से इंक्लूड्स हैं? वेरियस बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं और वायरसेस हैं।
दैट कैन कॉज सेवर टू फेटल डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन को जो है बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन जो है इससे सबसे ज़्यादा न सिर्फ ह्यूमन पर जो है एनिमल्स पे भी ये सबसे ज़्यादा जो है वो काज करते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मोहलिक बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा आप लोग? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, जो लैब पर्सनल होते हैं या लैब पे जो काम कर रहे हैं स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन हैंडलिंग पैथोजेनिक एंड पोटेंशियली लीथल एजेंट्स, तो उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाती है। उनको ये भी बताया जाता है कि आप पैथोजेंस को किस तरह हैंडल करेंगे, लीथल एजेंट्स जो हैं यानी कि वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं या फंजाई है जो भी है, अगर ये लीथल एजेंट्स है इसको किस तरह आप करेंगे। ठीक है, इसको किस तरह आप हैंडल करेंगे। एंड आर सुपरवाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट हु आर एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग विद दिस एजेंट। तो क्या होता है कि जिस इंसान को यानी कि जिस साइंसदान को, जो साइंसदान इसकी नेचर पे काम कर रहा होता है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल पे काम कर रहा होता है, एपिडेमोलॉजी पे काम कर रहा होता है, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है इस तरह के बैक्टीरिया या फंजाई हैं या वायरस एजेंट्स पे काम करने का एक्सपीरियंस होता है, तो वही उन चीज़ों को बताता है, क्योंकि उनको पूरी पता होती है कि इस डिजीज़ की क्या नेचर है, किस तरह ये आउटब्रेक होता है, और कौन सा स्टेज है जिस पे ये सबसे ज़्यादा हाइपर होके नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह इसको किस तरह हैंडल किया जाता है। ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती हैं जो जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं लैब के अंदर। अच्छा, ऑल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग द मैनिपुलेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल are conducted within biological safety cabinets, specially designed hoods or other physical contaminants devices are by personnel wearing appropriate personal protective clothing and equipment। ठीक है, इसके अलावा तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है जिसके अंदर मैनिपुलेशन ऑन इन्फेक्शियस मटेरियल है। ठीक है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है, और इस तरह के स्पेशली हुड समझते हैं आप लोग, यानी कि अगर आप लैब के अंदर गए हो तो हमने भी एक हुड चेम्बर बनाया हुआ है जिसके अंदर काम किया जाता है, या जिसके अंदर आप लोग काम करते हैं, जो शीशा लगा हुआ है जिसके अंदर फ्लेम वगैरह जो है उसको भी रख के काम किया जा सकता है, तो इस तरह इसको हुड चेम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, और फिजिकल कंटामिनेटेड डिवाइसेस भी होती हैं, और जो है वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं, उनको जो है स्पेशल जो हैं वो क्लॉथ वगैरह जो हैं या लैब कोट जो हैं वो वियरिंग करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो है गोगल्स हैं या मास्क हैं, तमाम वो चीज़ें जो हैं प्रोटोकॉल के अंदर जो आ जाती है वो चीज़ें इनको यूज़ कराई जाती है। ठीक है, अब आ जाएं इस पे लेवल 4 पे। इसके लिए जो है कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर लेवल 4 नहीं है, लेकिन आई थिंक सो क्योंकि पाकिस्तान के पास ये ऑलरेडी फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान पे काम किया जा रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे पास इस तरह की लैब ना हो। ठीक है, लैब 3 तक तो हमारे पास है, लैब 4 का थोड़ा सा जो है वो मिसकॉन्सेप्शन है, मे बी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हाईली डेंजरस वायरसेस पे काम किया जाता है, डेंजरस जो है बैक्टीरिया पे काम किया जाता है, और उसके आउटब्रेक से न सिर्फ साइंटिस्ट की जान जा सकती है, बल्कि वहाँ तमाम लैब के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो भी जो है फिर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे इसके अंदर जो हैं वो हैं डिजीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। दिस लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क विद डेंजरस एंड एक्सोटिक एजेंट्स दैट पोज अ हाई इंडिविजुअल रिस्क फॉर एरोजोल ट्रांसमिटेड लेबोरेटरी infections. What do you mean by aerosol? Aerosol transmitted. नो रिस्पॉन्स, आप लोगों में से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इस चीज़ के लिए। मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आ रहा हो, मेरी कोई बात समझ में आ रही हो, या मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में मेरी कॉमन सर जो हवा के जरिए सांस लेने से जी जी, ट्रांसमिट हो जाए। जो एरोजोल का मकसद ये होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म से जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो एरोजोल ही कहलाते हैं। ठीक है, एजेंट्स विच कॉज सेवर टू फटल डिजीज इन ह्यूमंस फॉर विच वैक्सीन्स आर अदर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, लैब के अंदर एरोसोल ट्रांसमिटेड हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये ना सिर्फ मोहलिक बीमारियां हैं, बल्कि ठीक है और भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसके लिए वैक्सीन्स या विच
ह्यूमन फॉर विच वैक्सीन्स और अदर ट्रीटमेंट। तो बाज़ औक़ात ऐसे वायरस पे काम कर रहे होते हैं साइंटिस्ट उनकी वैक्सीन बनाने के लिए या ट्रीटमेंट बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो है आउटब्रेक भी हो सकते हैं इस तरह के डिजीज़, जिस तरह है बोलावियन एंड अर्जेंटाइनिक फीवर है, मारबर्ग वायरस है, एबोला वायरस है, अब जो है कोविड-19 वायरस है। तो कोविड-19 का जो ये वायरस है इस पे जो है काम हो रहा है लैब्स के अंदर, ठीक है? साइंटिस्ट काम कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीन और ट्रीटमेंट के लिए। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे वो डिज़ीज़ को देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको खतरा होता है, आउटब्रेक होने का भी खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन काम कर रहा होता है? इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट का जो रोल होता है वो की रोल होता है। इवन आपको शायद ये भी ना पता हो कि पाकिस्तान के अंदर जो हैं बायो साइंटिस्ट कौन से हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। जो हाईली बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको जो है स्पेसिफिकली जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, या उनको जो है वो 1 प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जाता है और पता भी नहीं चलता। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एचईजे के अंदर भी बहुत ऐसे बड़े नामवर जो है साइंटिस्ट थे जिनको बाद में मूव कर लिया गया, यानी कि उनको फर्दर प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास बुला लिया। उसके बाद जो है वो उसी चीज़ पे काम करते हैं और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। और ज़ाहिर बात है अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए काम करना बहुत बड़ा ऑनर होता है, बहुत बड़ा एजाज़ होता है, ठीक है? तो इस तरह के वायरसेस पे, इस तरह के बैक्टीरिया पे या बायोवार के लिए जो काम कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, उनका बहुत बड़ा रोल होता है मुल्क के लिए, दुनिया के लिए और इंसानों के लिए, ठीक है? तो ये लेवल 4 जो है बहुत ही हाईली restricted area होता है. This level is also used for work with agents such as smallpox that are considered contagious enough to require the additional safety measures regardless of the vaccination ability. ठीक है, जिस तरह स्मॉल पॉक्स है जिसको यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है? इसके लिए जो है सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी होने के अलावा भी हमें कुछ इसके प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, when dealing with biological hazards at this level, the use of positive pressures personal suit with a segregated air supply is mandatory. तो इसके लिए स्पेशल वेयरिंग होती है, स्पेशल जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं जब आप बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स को पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और बाकी चीज़ों में काम कर रहे थे, तो इस तरह के लिए जो है इसमें जो है इस तरह के सूट दिए जाते हैं जो सीक्रेट एयर सप्लाई, ठीक है? जो एयर सप्लाई कर सकें या एयर सप्लाई जो है इसके अंदर मैंडेटरी हो, यानी कि एयर को सेपरेट कर सके, ठीक है बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ अ लेवल 4 बायो लैब विल कंटेन मल्टीपल शावर्स। तो इस लैब के लिए जाने के लिए आपको डिफरेंट जो हैं बहुत ज़्यादा शावर से गुजर के जाना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय शावर? जस्ट लाइक अभी कोविड-19 है तो आपने देखा होगा यहाँ सुपरमार्केट्स के अंदर या जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक गेट बना होता है जहाँ पे शावर होते हैं, ठीक है? क्लोरीन वगैरह का शावर होता है या डिसइंफेक्शंस होते हैं ताकि अगर बाहर से एयर से एरोजोल से आप लोग कंटामिनेटेड हैं तो वो ख़त्म हो जाए या रिमूव हो जाए, ठीक है? तो इसी तरह बायो लैब 4 के हमें इंटर होने के लिए बहुत सारे जो हैं मल्टीपल शावर से पास आउट होना पड़ता है। वैक्यूम रूम होता है, वहाँ से भी पास आउट होना पड़ता है, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रूम होता है, वहाँ से भी आपको गुजरना होता है ताकि 1% 0.01% भी कंटामिनेशन चांस ना हो, एंड अदर सेफ्टी प्रिकॉशंस डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल ट्रेसेस ऑफ द बायोहैज़र्ड्स, ठीक है? तो चाहे आप एग्जिट हो रहे हों, चाहे इंटर हो रहे हों, तो आप इन तमाम चीज़ों से आपको पास होके गुजर के जाना पड़ता है। ऑल एयर एंड वाटर सर्विसेज गोइंग टू and coming from a biosafety 4 level will undergo similar discontamination procedure to eliminate the possibility of an accidental release. अच्छा, अब होता क्या है कि लैब के अंदर जितनी चीज़ें भी इंटर हो रही होती हैं, इवन एयर है, वाटर है, उनको भी देखा जाता है, ट्रीटेड किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि जो एयर इंटर हो रही है या पानी जो इंटर हो रहा है, पानी जो आ रहा है, पानी तो आपको पता है बेसिक लाइफ लाइन होती है, ठीक है? जो चीज़ें भी इंटर हो रही हैं तो उनको भी चेक आउट किया जाता है, उनको भी जो है सिमिलर डिकंटामिनेशन प्रोसीजर से गुजरना होता है। इसी तरह जब ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं, एयर भी सारी बातें एग्जॉस्ट एयर रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है?
तो वो भी फिल्ट्रेट की जाती है। और इसी तरह पानी को भी जो है अगर डिस्चार्ज हो रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है, उसको भी चेक आउट किया जाता है और उसको भी जो है प्रोसीजर के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है, ताकि कोई जो है खतरनाक एक्सीडेंट जो है ना हो, कोई इस तरह का इवेंट ना हो जिसकी वजह से आउटब्रेक हो जाए ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फिर उसके बायोसेफ्टी के डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। रेगुलेटिंग RDNA रिसर्च विथ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव लीस्ट और नो एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, इस तरह के हैं। या मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ओकेजनल रिलीज ऑफ GEOs फ्रॉम द lab, banning the release of GEOs if they are supposed to cause potential risk in the environment। तो इस तरह के जो है GEOs को रिलीज करना या जो है लेब से बाहर रिलीज करना, उनको बैन किया जाता है, ताकि इसका रिस्क जो है इन्वायरमेंट को ना हो, इसका रिस्क जो है ह्यूमन हेल्थ को ना हो। तो इस तरह की बायोसेफ्टी गाइडलाइंस को वो किया जाता है, क्या किया जाता है, रिकमेंडेड किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा लेब के लिए क्या बायोसेफ्टी गाइडलाइंस है? जस्ट लाइक फूड स्टोरेज है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ये जो है ममनू होती है लेब के अंदर, लेब्स के अंदर। क्यों कि फूड भी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, फूड के अंदर भी बाज़-औक़ात कंटामिनेशन होती है। ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ये हाईली प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, माउथ पाइपेटिंग इज प्रोहिबिटेड। जाहिर बात है, माउथ पाइपेटिंग भी नहीं करने दी जाती। वहाँ पे जो है माइक्रो पाइपेट्स होते हैं, ऑटो पाइपेट्स होते हैं,